हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी आपका 11वीं क्लास है और इस 11वीं क्लास के अंतर्गत हम लोग जो हैं आपका भारतीय अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को आपको पढ़ रहे थे और इसमें 1991 के जो आपके सुधार हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर एक समस्या जो हमारा आपका चैप्टर उसको हम देख रहे थे। तो कल हमने सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझने का प्रयास किया और आज हम लोग जो है इसमें मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले तो हम यही देखेंगे जो कल का पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे। फिर उदारीकरण है क्या, आपका लिबराइजेशन हम किसको कहते हैं, उस पर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक एक चीजों को सारी को हम लोग गौर करके देखेंगे। तो आज हम लोग उदारीकरण को लास्ट करेंगे और उसके साथ आपका प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर हम लोग पहुंच जाएंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा सभी को। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान रखिए आप सभी, चैप्टर जो था आपके समक्ष है और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आपका बात कर रहे थे उदारीकरण, वैश्वीकरण, इन सब चीजों को हमने समझा। आर के नारायण जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किया, क्या उन्होंने कोटेशन के माध्यम से कहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आपका परिचय है उसको समझने का प्रयास किया, पृष्ठभूमि क्या है उसको हमने थोड़ा सा समझा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और आईएमएफ कॉस के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा, उदारीकरण आप किसको कहेंगे, क्या है आपका लिबराइजेशन, इस हमने लिबराइजेशन को भी गौर करके देखा और इस सारे लिबराइजेशन के अंतर्गत जितनी भी और अन्य चीजें थी उन पर भी हमने साथ साथ आपका गौर किया है। ठीक, तो हमें इन सारी चीजों को वो आपका देखने की और बात करने की आवश्यकता थी। तो कैसे आयात निर्यात की जो समस्या हमारे यहाँ बनी हुई थी उसको हमने देखा, कैसे हमारे पास केवल 15 दिन का ही साधन बचा था, उसके बाद कैसे हमने औद्योगिक नीति के अंतर्गत अपना जो है लाइसेंस प्रणाली में हमने ढील दी, कैसे हमने और बहुत सारे नियम थे जिनको हमने उदार बनाया। इन सारी चीजों को हमने आपका गौर करके आपका एक एक करके हमने इसमें से अच्छे से देख लिया कि क्या है और किस तरह से। क्लियर है? चलिए, अब सबसे बड़ी बात है, हम इसमें शुरू करते हैं यहाँ से। अब कह रहे हैं 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों में इन्होंने अनेक प्रतिबंधाओं को, कह रहे जो 1991 के बाद जो आपका रिफॉर्म्स हमने शुरू किए हैं, ठीक, इनमें से अनेक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे बैरियर थे जिनको आपका समाप्त कर दिया गया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक विमान, औषधि भेज, इन 6 उत्पाद श्रेणी को छोड़कर सभी उत्पाद के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षा उद्योग में केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेल परिवहन की मुख्य गतिविधियां इसे ही बचते हैं। लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अनारक्षित श्रेणी में आती हैं। किसमें आती हैं? रिजर्व जो आपकी श्रेणी है, जो रिजर्व आपका कैटेगरी है, उस रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आती है। अधिकांश उद्योग में अब बाजार कीमतों का निर्धारण की अनुमति मिल चुकी है। बाजार कीमतों पर जो निर्धारण है उसकी जो अनुमति है वो आपका मिल गई है। वित्तीय क्षेत्र सुधारक, वित्तीय क्षेत्र की व्यवसाय और निवेश, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा जैसे वित्तीय संस्थान सम्मिलित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का निगमन रिजर्व बैंक के दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटी के माध्यम से बैंकों तथा वित्तीय संस्थान के कार्य का निगमन होता है। रिजर्व बैंक तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है कि आप किस ब्याज दर पर किसी को अपना पैसा दोगे। कौन डिसाइड कर रहा है? आरबीआई। क्योंकि आप जानते हैं जो भारत में आरबीआई है वो बैंकों का बैंक है। भारत में जितनी भी बैंक हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट हो, चाहे आपके सरकारी सेक्टर की हो, चाहे
आपका पीएसएल जो आपका सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र आपके लैंडिंग के सेक्टर के क्षेत्र की हूँ, उन सबको नियंत्रण और निगमन करने का काम अगर किसी का है तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक का। और इस भारतीय रिजर्व बैंक के तहत ही ये सारे नियम हैं कि कोई बैंक अपने पास कितना कैश रखेगी, कितना पैसा वो अपना ऋण के रूप में दे सकती है और कितना पैसा वो अपना किस ब्याज दर पर देगी, ये सारा निर्धारण क्या कौन करता है? आरबीआई कर देती। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को यह भी तय करता है कि वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। तो कैसे कर दिया गया कि जिस तरह से वो सारी चीजों को रूल कर रही है, अब उनको क्या कर दिया गया, बस एक सहायक के रूप में उनका हेल्प करने के लिए। अब क्या डिपेंड करेगा, उन्हें किस रेट पर पैसा देना है, कैसे करना है, ये सारे काम वो स्वयं करेंगी। इसका अर्थ यह है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक को सलाह लिए बिना कोई मामलों का अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएंगे। अब अगर उन्हें कुछ भी मामला करना है तो उन्हें पहले आरबीआई से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक है। सुधार नीति ने ही वित्तीय क्षेत्रों में भारतीय और निजी विदेशी बैंकों का पदार्पण करने का अवसर दिया है। बैंकों की पूंजी और निवेश की भागीदारी को 74% कर दी गई है। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखा खोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आरबीआई को पहले क्या करना पड़ता था, कोई नई शाखा खोलनी है तो उस शाखा को खोलने के लिए या कोई आपकी पुरानी शाखा को आपका बंद करना है तो उसके लिए आरबीआई की परमिशन थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि भी बैंकों को अब देश विदेश से अधिक संसाधन जुटाने की अनुमति है, अब वो कहीं से भी अपना जो रिसोर्सेज है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, देश के हितों में रक्षा के उद्देश्य से नियंत्रण शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थान, आईएमएफ तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी भारतीय वित्तीय बैंकों में निवेश की अनुमति मिल गई है। कैसी मिल गई है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप जो बैंकें हैं वो एफडीआई, म्यूचुअल में, इस तरह में वो अपना पैसे को आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कर व्यवस्था में सुधार, इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति से होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। करों का दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, यानी व्यक्ति की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है तो आप कहेंगे प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो किसी व्यक्ति की आय पे या व्यावसायिक उद्यम के लाभ पर लगाया जाता है। यानी कि आपने कोई फैक्ट्री खोल रखी है, उस फैक्ट्री से कोई आपको लाभ हुआ तो उस प्रॉफिट पर क्या लगेगा, आपका टैक्स लगेगा। 1991 के बाद व्यक्तिगत आय पर भी लगा और 1991 के बाद क्या हो गया कि व्यक्तिगत पर भी आय लगाना शुरू कर दिया। करों की दरों में निरंतर कमी आई। पिछले मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के ही कर से वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है कि करों की दरें ऊंची नहीं होंगी तो बचत को बढ़ावा मिलता है। अगर कह रहे हैं कि जब हम जो आपके टैक्स हैं अगर हम उनकी रेट को अधिक ऊंची नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, लोगों की जो आपका सेविंग है वो बच जाएगी। अब देखिए, पहले किसी को टैक्स में पहले कितना टैक्स था, आप देखेंगे 3.5 लाख पर भी लगता था। अब कहाँ लगता है, 5 और 5.5। महिलाओं के लिए छूट है थोड़ी सी। ठीक, तो वो पैसा बच ही गया ना। आप सोच के देखिए कैसा हो गया, बच गया। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे थे। वस्तु और सेवाओं पर लगाए गए कर ताकि सभी वस्तुओं और सेवाओं को एक साझे राष्ट्र के स्तर पर बाजार की संरचना की जा सके। सभी वस्तु और सेवा पर टैक्स क्यों लगाया गया था, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एक साझे बाजार की जो परिकल्पना हम लोग लेके चल रहे हैं हम उसको पूर्ण कर सकें। वर्ष 2016 में प्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी,
को पारित किया गया। यह कानून जुलाई 2017 में लागू हुआ। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन की कमी तथा राष्ट्र की एकता एवं टैक्स बाजार आदि का निर्माण होने की आशा है। कैसा है कि इसमें टैक्स इत्यादि हो, इन सभी के होने की क्या थी, उनमें आशंका को जताया गया और उन सारी चीजों को रखा गया। करदाताओं के द्वारा नियम को आपका प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। साथ ही करों की गति में भी विभिन्न प्रकार की पर्याप्तता में कमी आई। कैसी आई? विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, उनमें आपका कमी आई। विदेशी नियमन सुधार। विदेशी निवेशकों में क्षेत्रक में पहला विनियमन सुधार बाजार 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए। आप देखेंगे 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर आपकी एक क्राइसिस हुआ था। आप देख रहे थे कि हमारे पास केवल 14 दिन का ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था और मैंने आपको बताया कि जो भी हम लोग आपका ट्रेड करते हैं वो आपका डॉलर में होता है। तो जो ट्रेड आपका डॉलर में हो रहा है तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को हमको देखना है। ठीक, इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार के आवागमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी नियमन बाजार में रुपए के मूल्य का निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल की गई। अब क्या हुआ कि जो आपका रुपए का मूल्य का निर्धारण है, सरकार उसको डिसाइड नहीं करेगी, उसको उससे फ्री करेगी। अब बाजार में ही विदेशी मांग की पूर्ति और आपूर्ति के आधार पर एक्सचेंज दर, यानी कि जो आपके विनिमय दरों को निर्धारित किया गया। यानी कि एक्सचेंज रेट क्या होगा? ये मार्केट में विदेशी मुद्रा की कितनी डिमांड है उसके अनुसार ही क्या होगा, आपका भारत का जो है आपका चेंज होगा। ठीक, तो ये हमको थोड़ा सा इसमें आपको देखना था। देख लिया? चलिए, तो ये स्थिति थी इस व्यापक वापस सुधार के अंतर्गत जितना हमने देखा। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा आप इस पर नजर दौड़ाइए और देखिए कुछ इसमें डाउट है, कोई क्वेरी है, कैसे बैंकों का निगमन और उन पर कैसे चीजें आपकी हो रही थी, थोड़ा सा एक बार इसमें आपका देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। देख लिया? चलिए, कह रहे हैं कि व्यापक व्यापार और निवेश नीति सुधार कि क्या क्या हमने रिफॉर्म किए हैं आपका ट्रेड के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पाद और विदेशी निवेश प्रौद्योगिकी व आपकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश का उदारीकरण प्रारंभ हो गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को कार्य कुशलता में सुधार लाना था। अब देखिए, हमने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो आपकी पॉलिसी बनाई है, जिसमें कुछ रिफॉर्म किए थे, तो हमने एक कार्यक्रम को ऐड किया और हमने कहा कि एक हमारा मोटिव, एक हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, जो आपका लोकल एरिया पर आपका जो उद्योग है, चाहे हस्तकरघा उद्योग हो, चाहे कोई आपके कॉटेज इंडस्ट्री हो, यानी कि एमएसएमई जो आपकी इंडस्ट्री है, उन आपका इंडस्ट्री को हम लोग कार्य कुशलता में सुधार लाने के, उनमें रिफॉर्म लाने की प्रयास करेंगे और स्थानीय प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए ही आपका प्रोत्साहन करना भी था। यानी कि लोकल जो है आपके जो उद्योग हैं उनमें हम मॉडर्नाइज चीज, यानी कि आपकी मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग उसको आपका प्रमोट कर सकते हैं, इस पर बात करनी थी। तो भारत आंतरिक उद्योग के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने के लिए नीति अपना रहा है। इसके लिए आयात पर कड़े और प्राशुल्क लगाए गए। कैसे हुए? बहुत कड़े आपके प्राशुल्क लगाए गए। ये नीतियां कुशलता और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को कम करती थी कि क्या उसमें स्थिति है, किस तरह की उसमें प्रतिस्पर्धा है, इन सभी को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योग में समृद्धि दर आपकी कम हो गई। व्यापार नीति में सुधार में लक्षित थे। आयात और निर्यात के परिमाण में आपके प्रतिबंधों की समाप्ति हुई। प्राशुल्कों की दर में आपकी कटौती हो गई। आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया शुरू हुई। हानिकारक और पर्यावरणीय विसंवेदनशीलता थी। वे सभी उत्पाद को छोड़कर अन्य सभी उत्पाद में आयात लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और अप्रैल 2001 से ही कृषि पदार्थ और औद्योगिक उत्पाद के लिए आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधताओं से मुक्त कर दिया गया।
भारतीय वस्तु का आयात नियंत्रण में प्रतिस्पर्धा शक्ति के लिए निर्यात शुल्क से आपका मुक्त कर दिया गया कि क्या कर दीजिए, आप उसको बिल्कुल मुफ्त कर दीजिए। ठीक, तो निर्यात शुल्क अब उन्होंने आपके मुक्त कर दिया। पहले आपका निर्यात करने पर भी पैसा टैक्सेशन देना पड़ता था। अब आपने देखा होगा भारत ने बहुत सारे देशों के साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसको आपने पढ़ा होगा मुक्त व्यापार समझौता। कुछ आपने पढ़ा होगा बहुपक्षीय व्यापार समझौता, किस बहुत से आपने देखा होगा द्विपक्षीय व्यापार समझौता, कुछ आपने देखा होगा एक पक्षीय व्यापार समझौता समझौता। क्लियर है? तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो व्यापार और इन्वेस्टमेंट को यानी कि निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 1991 के बाद जो आपके लगातार रिफॉर्म का जो दौर चल रहा है उसके भागीदार बने हैं। तो ये पूरा आपका जो है इसके अंदर लिबरलाइजेशन को हमने कंप्लीट कर लिया कि किस प्रकार के उदारीकरण की इसके अंतर्गत बात की गई है। एक बार मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने पढ़ा है अभी तक आपका लिबरलाइजेशन, कोई चीज ऐसी है, कोई ऐसा बिंदु, कोई पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमारा उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन आपका कंप्लीट हुआ और हमने इनको देख लिया। एक बार आप थोड़ा सा ना बच्चों ये नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम की जो आपकी फैक्ट्रियां हैं यानी कि जो आपकी पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स हैं, जो आपके पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, आप एक बार इनको देख लीजिए। देखिए कुछ महारत्न कंपनियां हैं, कुछ आपकी नवरत्न कंपनियां हैं। तो भारत में कुछ सबसे बड़े उद्योग हैं, उन उद्योगों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कुछ महारत्न कंपनियां हैं, जैसे महारत्न कंपनी में आती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये महारत्न कंपनी है। इसके बाद आती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी महारत्न है। अब है कुछ नवरत्न, जैसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल, ठीक, महानगर आपका टेलीफोन नगर निगम आपका लिमिटेड, एक है लघु रत्न भारत संचार लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और अगला है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये बहुत बड़े ऐसे उद्योग हैं। ऐसे ही आप मुझे बताइए, एग्जांपल देके समझाया है, जबकि ओएनजीसी भी किस में ही आएगा आपका, मुझे बताइए बच्चों, महारत्न कंपनी में। तो इन सबको थोड़ा सा आपको गौर करके एक बार अगर आप लोग उसको पूरा पढ़ लेंगे, आपका देख लेंगे, तो मैं मानता हूं कि सारी चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। चलिए, तो इसको एक बार देख लीजिए। बात करते हैं आपका निजीकरण की। निजीकरण का मतलब आपका प्राइवेटाइजेशन। पहले आप देखते होंगे 1991 के बाद आपको इतना नहीं पता होगा, लेकिन आप अपने माता पिता से पूछिए, 1991 से पहले आपके प्राइवेट सेक्टर बड़े कम थे, सब क्या थे, सरकारी। क्या कारण था, एक बार आप सोचिए क्या कारण रहा होगा। देख लिया, कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य यानी कि निजीकरण का मतलब क्या है, किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग, यानी कि किसी भी सरकारी क्षेत्र का कोई आपका उसकी मॉनिटरिंग या उसका मैनेजमेंट को अगर कंपनी सॉरी सरकार अगर किसी का प्राइवेट यानी कि वो किसी निजी वो अपना त्याग दे, ऐसा समझिए आप। एग्जाम्पल के माध्यम से मान लीजिए आपका स्कूल है, स्कूल आपका गवर्नमेंट है, आपका सरकारी स्कूल है, तो उस पर नियंत्रण और निगमन किसका है, सरकार का। अगर सरकार क्या कर दे कि उसकी जो आपकी मैनेजिंग जो आपकी बॉडी है, यानी कि जैसे कि कौन टीचर रखा जाएगा, कब कौन सी क्लासें होंगी, कितनी साफ सफाई रहेगी, कौन सी किताबें चलेंगी, ड्रेस मटेरियल क्या होगा, कॉलेज किस टाइम खुलेगा, इस तरह का निर्धारण करने की अगर क्षमता सरकार से हटाकर किसी को और प्राइवेट कंपनी को दे दी जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। जैसे सरकारी क्षेत्र कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से प्रभावित होती हैं, यानी कि कोई भी आपका सरकारी कंपनी को हम दो प्रकार से आपका प्राइवेट बना सकते हैं। पहला है सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, कि स्वामित्व का मतलब है कि उसकी होल्डिंग थी और आपका प्रबंधन का मतलब है वो उसको मैनेज कर रही थी, या तो उससे बाहर हो जाए। यह क्या हो जाए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाए। आपने कोई कंपनी थी आपकी, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए की, आपने उसको 1000 करोड़ 1200 करोड़ में आपने बेच दिया। एक तरीका तो ये हुआ।
दूसरा तरीका ये हुआ, जो सबसे पहला वाला था, कि कंपनी आपके 1000 करोड़ रुपए की और आपने 700 करोड़ रुपए के शेयर करके आपने बेच दिए और 300 करोड़ का आपने रख लिया। यानी कि मेजॉरिटी वाली कंपनी कौन हो गई, स्वामित्व वाली कंपनी कौन हो गई? तो इसमें जिसने 700 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे होंगे वही क्या करेगी, इसको मैनेज करेगी और वही इसका क्या करेगी, होल्डिंग करेगी। तो इस तरह से ये चीजें डिसाइड होती हैं। तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेचा दिया जाता है। और क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, कंपनी है, हम उनको सीधा आपका बेच देते हैं। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं किसी भी कंपनी के स्वामित्व को आपको लेकर, सारी चीजों को वहां कंट्रोल करने वाले को लेकर। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहां तक आपने देखा। अब कह रहे हैं किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को निवेश कहते हैं। निवेश समझिए, दोबारा समझिए एक बार। कह रहे हैं किसी सार्वजनिक क्षेत्र के जन सामान्य को इक्विटी के माध्यम से, की बिक्री के माध्यम से, उसको विनिवेश कहते हैं। विनिवेश का मतलब है कि आपकी कंपनी 100 करोड़ रुपए की थी, उसमें आपने 5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए का आपने आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया, विनिवेशीकरण कर दिया, जन सामान्य की हिस्सेदारी उसमें कर ली, तो उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक, मैं ये नोट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होते हैं ये मैं सब आपको समझाऊंगा, एक एक करके। आप किसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे, किसको आप डिस इन्वेस्टमेंट कहेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख लेंगे। क्लियर है? यहां तक आपने देख लिया। चलिए, सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता लेना है। यह अपेक्षा की गई है कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यम के निष्पादन का मतलब है और परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए प्रभावी आपका सिद्ध होगा। सरकार को यह आशा है कि निजीकरण की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतः को भी आपका बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंधकीय निर्णयों के स्वामित्व प्रदान करने की कार्य कुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रम जैसे महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया है। तो कैसे डिवाइड किया है आपका, लघु रत्न, महारत्न और नवरत्न में डिवाइड किया है। तो इसको भी हम लोग एक बार अच्छे से देखेंगे। वैसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिए तो आपका आसानी से समझ आ जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार आप निजीकरण को देख लिए, कल मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। चलिए, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए आप सभी। तो आज हमने आपका उदारीकरण को पूरा समझा और निजीकरण को आपका हमने समझने का प्रयास किया। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि कैसे कोई भी सरकार अपना स्वामित्व या अपना प्रबंधन का त्याग करती है। दूसरा हमने इसमें देखा कि कोई भी कैसे सरकारी या जो आपके पीएसयू सेक्टर की कोई कंपनी है उसमें किस किस माध्यम से आपका निवेश हो सकता है या कैसे उसकी स्वामित्व और प्रबंधन को आपका निजीकरण किया जा सकता है, और विनिवेश क्या है यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट्स क्या है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपका इतना ही समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको पढ़ें, रिवीजन करें और को शॉर्ट नोट में आप तैयार करिए। तो आपका मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक ध्यान रखिए, अपना स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।